Hello friends, I am welcoming you all in today's lecture, and today's lecture is based on empirical formula and molecular formula. It's a fifth lecture of some basic concept of chemistry, in which I will discuss empirical formula and molecular formula. empirical formula और molecular formula क्या होता है और हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके ओके so before starting this topic, I want to discuss one question that was asked by one of the student, that is related with the last lecture of mole concept. The question is, मोल कंसेप्ट मैं आपको बताया था कि Na अवोगाड्रो नंबर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, यही होता है ना. Na मीन्स अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. सो क्वेश्चन इज दिस कि ये वैल्यू ही हम क्यों लेते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग डाउट कि हम लोग Na की वैल्यू कहाँ से डिराइव हुई, कहाँ से मालूम चला. तो देखिए, हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मोल कंसेप्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज द कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन में जितने एटम्स हैं उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं. अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप में कितने एटम्स हैं तो हमको मालूम मिल जाएगा कि ये वैल्यू वही आएगी. ओके, तो देखिए स्पेक्ट्रोमेट्री से जब एक कार्बन एटम का हम लोग मास निकालते हैं तो वो मास जो आता है दैट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, वो आता है लगभग मास ऑफ 1 कार्बन एटम, दैट इज 1.992648 into 10 to raise power minus 23. ये आता है एक कार्बन एटम का मास, जो कि हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से निकालते हैं. और हमको निकालना है एक नंबर ऑफ एटम्स. तो अगर हम कितने में निकालना है, 12 ग्राम में. तो दैट मीन्स अगर हम 12 ग्राम को डिवाइड कर देते हैं, 12 डिवाइड बाय 1.992648 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 23. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द एवोगाड्रो नंबर. समझ में आया ना. दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू 23 क्यों होता है, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग 1 मोल इज एज अ number of entities or particles present in the 12 gram of C12 isotope of carbon. और एक एटम का मास जो होता है कार्बन का दैट इज 1.992648 इंटू 10 टू पावर माइनस 23. ये कार्बन के एक एटम का मास होता है. तो हम अगर एक एटम के मास को टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल. पार्टिकल्स या एटम्स पर मोल, पार्टिकल्स पर मोल. ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग एवोगाड्रो नंबर लेते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. दिस इज द आंसर कि क्यों हम लोग एवोगाड्रो नंबर को यही वैल्यू लेते हैं. गॉट इट. ऑलराइट, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि इसका मतलब क्या होता है. पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है. ओके, तो देखिए आई एम टेकिंग एग्जांपल मान लीजिए मैं लेता हूं C4H8. ये हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि ये कोई फॉर्मूला है. तो अब आपको पता लगाना है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला है. ओके, तो देखिए जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल. मींस किसी मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला.
और वो फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या फिर ट्रू एटम्स को इंडिकेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ सिंपलेस्ट वन। इसका सिंपलेस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, दैट इज CH2। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम CH2। अब CH2 से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ऑलराइट, दैट मींस ये क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और जो C4H8 है वो क्या है, दैट इज शोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि वहां पे कार्बन के 4 एटम्स है और हाइड्रोजन के 8 एटम्स है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना होगा पहले कि व्हाट इज द empirical formula. Empirical formula is the simplest formula of the molecule, is known as the empirical formula, and the molecular formula shows the actual number of atoms, means वहां पर true number of atoms कितने हैं। अगर कोई फॉर्मूला ये शो करता है तो दैट मीन्स वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं लाइक दिस, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। वन मोर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6। तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, दैट मींस ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, दैट मींस अगर आप 6 से डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम CH2O, इट बिकम द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो जो ये लिखा हुआ है ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। और जो ऊपर लिख रखा है दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, ऑलराइट, दैट मींस C6H12O6 shows the presence of 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen, alright, so that means it is indicating the true number of atoms or actual number of atoms in the molecule, so it is the molecular formula and it is the simplest one, so that's why it is the empirical formula, alright, got it। now अब हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो उसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है M इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ऑलराइट। मींस अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हो, तो अगर उसमें आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम चल जाएगा, ओके। सेकंड थिंग इज कि व्हाट इज द n हम लोग निकालते हैं, n इक्वल्स टू निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास मींस जिस सब्सटेंस का आप निकाल रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम होना चाहिए, या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मींस मॉलिक्यूलर मास को हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमको n मालूम चल जाता है, और n को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है, ऑलराइट। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि वहां पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और वेपर डेंसिटी में एक रिलेशन होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। देखिए इसको भी लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इक्वल्स टू 2 इनटू VD, वेयर VD इज द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अगर दे रखी है तो उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दे रखा है तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करके n निकालेंगे और n को मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपको ये बेसिक 3 फॉर्मूले हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, दूसरा n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और तीसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। ये आपको अप्लाई करने होंगे, बेसिकली ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ऑलराइट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी विल अप्लाई सॉरी दिस फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। तो देखिए हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। तो ये फॉर्मूले आपको याद हो गया, याद करना होगा। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई एम टेकिंग वन सैंपल प्रॉब्लम और क्वेश्चन, ऑलराइट। एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे रखा आपको, आई एम जस्ट ब्रीफिंग द क्वेश्चन फर्स्ट कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट है कोई, सपोज दिस द
दिस इज एनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, IS मींस इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे रखा आपको। और इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट की जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमको जो डेटा दे रखा है, हमको दे रखा है सोडियम Na दे रखा है 29.11 और सल्फर दे रखा है हमको, सल्फर इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 40.51 और ऑक्सीजन दे रखा हम लोगों को, दैट इज गिवन एज 30.38। ये आपको एक किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एनालिसिस किया गया तो आपको जो वहां पर सोडियम मिल रहा है दैट इज 29.11 और सल्फर मिल रहा है 40.51 और ऑक्सीजन मिल रहा है 30.38। ऑक्सीजन कहीं केस में नहीं भी दिया रखा होता है तो आप टोटल ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो आपको ऑक्सीजन का अमाउंट मिल जाएगा। नाउ इसके करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबुलर मेथड इज द सिंपलेस्ट वन टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। नाउ इन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, मींस इस सॉल्ट का आपको जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एलिमेंट कि एलिमेंट्स हम लोगों को क्या क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, एलिमेंट्स। फर्स्ट में हमने ले लिया एलिमेंट्स और सेकंड कॉलम हम लोग लेते हैं दैट इज द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सेकंड कॉलम बना दिया। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मींस उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ऑलराइट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के बाद हम लोग निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट में निकाल लेते हैं हम लोग मोल्स ऑफ द एलिमेंट, मोल्स ऑफ द एलिमेंट। और मोल्स ऑफ द एलिमेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट में निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। और लास्ट में निकाल लेते हैं हम लोग दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट या यू कैन सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर मोलर रेशियो। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले ये जो टेबल का फॉर्मेट आपको बताया मैंने, ये आपको लर्न होना चाहिए। सबसे पहले कॉलम में लिखा है आपको एलिमेंट, इन सेकंड वन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इन थर्ड वन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज द मोल्स ऑफ द एलिमेंट एंड देन सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, एट लास्ट होल नंबर मोलर रेशियो। ऑलराइट, तो अब देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको Na दे रखा है एलिमेंट और सल्फर दे रखा है एलिमेंट आपको और दे रखा है ऑक्सीजन। ये आपको तीन एलिमेंट दे रखे हैं, Na, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सोडियम का परसेंटेज इज गिवन द क्वेश्चन एज 29.11। ओके, सल्फर दे रखा आपको 40.51 और ऑक्सीजन इज गिवन एज 30.38। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। एटॉमिक मास सोडियम का आपको मालूम है क्या होता है, सोडियम 23, ऑक्सीजन सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16। ऑलराइट, ये सारे एटॉमिक मास लिख दिए गए, सोडियम का 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। इन नेक्स्ट कॉलम वी हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ द एलिमेंट। मोल्स कैसे निकालते हैं, दैट इज द मास अपॉन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो दैट मींस मास कैसे रखा है 29.11 इन द केस ऑफ सोडियम, तो 29.11 डिवाइड कर दिया आपने 23 से। यहाँ पे मास दे रखा है 40.51, आपने डिवाइड कर दिया 32 से और उसके बाद दे रखा आपको 30.38, आपने डिवाइड कर दिया 16 से। ठीक है, आपने इन सबको इन्हीं के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, दिस बाय दिस। तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिला। फर्स्ट केस में आपको मिल रहा है 1.266 और सेकंड केस में आपको रिजल्ट मिल रहा है द सेम रिजल्ट 1.266 और लास्ट वाले में हम रिजल्ट मिल जा रहा है 1.897। ऑलराइट,
यहां तक समझ में आ गया? दैट मीन्स जो हमने मोल्स निकाले हैं, तो इसका मोल्स आ रहा 1.266, इसका भी मोल आ रहा 1.266 और इसका आ रहा 1.897। इसका हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं, तो जो इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाकी सभी से डिवाइड कर देते हैं, तो देन विल फाइंड द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो देखिए 1.266 दो बार हम लोग क्या रिपीट हो रहा है, और ये 1.897 है, तो लीस्ट वैल्यू क्या हुआ 1.266। दैट मींस 1.266 से हम लोग इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। देखिए क्या मिल जाता है, फर्स्ट वन 1.266 डिवाइड बाय 1.266, in the second case also 1.266 divided by 1.266, in the last case 1.897 divided by 1.266। आपने तीनों वैल्यूज को 1.266 से डिवाइड किया, क्यों किया है, क्योंकि 1.266 जो हमको मिली है वो लीस्ट वैल्यू मिली है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स का। ऑलराइट, आफ्टर डिवाइडिंग देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, इस केस में 1 हो गया, 1.26 डिवाइड बाय 1.266, इस केस में भी 1 हो गया, और इस वाले केस में देखिए आपको मिल जा रहा है 1.5। ऑलराइट, मींस Na के रिस्पेक्ट में मिल जा रहा है हमको 1, और सल्फर के रिस्पेक्ट में मिल जा रहा है 1, एंड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मिल जा रहा है हमको 1.5। तो बट ये क्या है, 1 इज द होल नंबर, बट 1.5 इज इन फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 2 दैट इज 2, इट इज ऑल्सो 2 एंड इट बिकम 3। तो रेशियो क्या आ गया, 2:3। तो Na के रिस्पेक्ट में क्या है, हाउ कैन वी डिजाइन द फॉर्मूला, हाउ विल वी डिजाइन द फॉर्मूला। तो Na के रिस्पेक्ट में क्या है, Na के रिस्पेक्ट में आया है 2, एंड सल्फर के रिस्पेक्ट में भी आया है 2, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आया है 3। तो इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया हम लोगों ने। ऑलराइट, गॉट इट। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, सैंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ये आपको टेबुलेशन मेथड याद होना चाहिए कि हम लोग कैसे टेबल फॉर्म करते हैं और कैसे वैल्यूज निकालते हैं। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम। Okay, in second question, I am briefing the second question. Second question is given. I am taking second question as, alright, a compound containing 4.07% hydrogen, means आपको कोई कंपाउंड दे रखा है जिसमें हाइड्रोजन आपको दे रखा, हाइड्रोजन, I am writing the given values 4.07%. Hydrogen is given as 4.07%, and then carbon is given as 24.27%. This is the percentage of carbon is given in the question, 24.27, and chlorine is given, chlorine Cl, that is the percentage is 71.65% chlorine. ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतना परसेंट है और हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है और क्लोरीन कितना परसेंटेज है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल एंड मोलर फॉर्मूला। मींस क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कितना इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलर फॉर्मूला क्या होगा, और मोलर मास इज गिवन एंड मोलर मास इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। मोलर मास इज गिवन, मोलर मास दे रखा है आपको, दैट इज 98.96 grams. It is a molar mass is given, and the question is asking about the what, empirical formula and molecular formula. In the last question we calculated only empirical formula, but this question is asking about both the empirical formula as well as molecular formula. If the molar mass is given as 98.96 gram, and this is the analysis of the carbon, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन द गिवन सैंपल। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगेन वी नो द फॉर्मेट, फर्स्ट हमारा क्या था, दैट इज द एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में लिखा एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। सेकंड हमारा क्या था, दैट इज उनका परसेंटेज कितना है, दैट इज द परसेंटेज हमारे पास कार्बन का है 24
5.27% और हाइड्रोजन दे रखा आपको 4.07% और क्लोरीन दे रखा 71.65%। ये आपको तीनों को पहले कॉलम में लिख दिया हमने एलिमेंट और सेकंड वन में लिख दिया हमने परसेंटेज। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ऑलराइट। तो एटॉमिक मास कार्बन का आपको मालूम है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, दैट इज 12। हाइड्रोजन का क्या है, दैट इज 1.008, दैट इज 1। एंड क्लोरीन का कितना होता है, दैट इज 35.5। ये हो गया एटॉमिक मास। इन नेक्स्ट कॉलम क्या लिखना हम लोगों को, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर लोग मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स, ऑलराइट। तो मोल कैसे निकालते थे, दैट इज द मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इन द केस ऑफ कार्बन इट्स 24.27 divided by 12, and in the case of hydrogen it's 4.07 divided by 1, and in the case of chlorine it's 71.65 divided by 35.5। ये हमने गिवन मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग को रिस्पेक्टिव मोल्स मिल गए, ऑलराइट। तो देखिए मोल्स क्या मिल रहे हैं हमको, फर्स्ट केस में आ रहा है आपको 2.02, सेकेंड केस में आपको मिल रहा है 4.07 और थर्ड केस में आपको मिल जा रहा है दैट इज 2.02, ऑलराइट। मींस इन फर्स्ट केस कार्बन एंड क्लोरीन यू आर गेटिंग सेम वैल्यू 2.02। तो अमंग दीज ऑल वैल्यूज which is the least one, that is the 2.02। हम लोग नेक्स्ट केस में क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट और यू कैन से मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो निकालने का तरीका वो बताया था कि जो वैल्यू आपको मिली है उसमें से आपको लीस्ट वैल्यू को देख करके तीनों को डिवाइड कर देना है, मींस व्हाट एवर द डेटा इज गिवन। तो यहाँ पर 2.02 है, तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 2.02 डिवाइड बाय 2.02। इन सेकंड केस इट बिकम 4.07 डिवाइड बाय 2.02 एंड लास्ट केस 2.02 डिवाइड बाय 2.02। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ रहा है 2 और ये आ जा रहा है फिर से 1। मींस ये ऑलरेडी आपको क्या मिल जा रहा है, आपको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जा रहा है। तो आपको इसमें किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गेटिंग 1, 2 एंड 1। तो 1 आपको किस मिला कार्बन रिस्पेक्ट में, तो मींस हो गया C, और 2 आपको यू आर गेटिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो इट बिकम CH2 एंड फॉर Cl इट इज अगेन 1। तो ये जो निकल गया है ये क्या है, ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला EF, दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। Now you have to find the molecular formula, और molecular formula मैं बताया आपको कि पहले आपको निकालना पड़ेगा n। तो हम लोग n कैसे निकालते हैं, n के लिए मैं आपको बताया कि n is equals to mm means molecular mass divided by empirical formula mass, molecular mass upon empirical formula mass। molecular mass आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 98.96, तो आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, तो ये हो गया 98.96। नाउ द इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास मींस मास ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला जो कि हमने निकाला CH2Cl। तो यहां से हम लोग मास निकाल सकते हैं फॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास क्या हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 2 बिकॉज 2 एटम्स आर हियर, और क्लोरीन का हो गया 35.5। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग जो n की वैल्यू मिल रही है वो क्या जा रही है, देखिए 98.96 डिवाइड बाय ये आ रहा है आपका ऐड करने पर 49.5। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या मिल जा रहा है, हम लोग को 2 मिल जा रहा है। मींस n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 2। और जब हमको n मालूम चल गया तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप वैल्यूज डाल दीजिए, तो क्या जाएगा n की वैल्यू 2 है, 2 और किस में अप्लाई करना आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला में, दैट इज CH2Cl। इट बिकम व्हाट, इट बिकम C2H4 और Cl2। so it is the molecular formula and it is the
empirical formula. So in this way we can calculate both empirical formula and molecular formula. Now next question I also want to discuss. Got it? Okay, now next question. All right, next question I am taking. In this question, analysis given, and we have sodium Na. Na is given as 14.28. 14.28. Na is given as 14.28. It's a question number 3, sample number 3. Na दे रखा आपको 14.28 और उसके बाद दे रखा आपको सल्फर. सल्फर दे रखा आपको that is 9.92%, and the hydrogen is given as 6.20, but the oxygen is not given. तो ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं कैसे? ऑक्सीजन इट इज गिवन द क्वेश्चन कि रेस्ट इज द ऑक्सीजन. तो जब रेस्ट ऑक्सीजन है तो हम लोग तीनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी. तो दैट मीन्स ऑक्सीजन निकालते हैं तो 14.28 प्लस 9.92 प्लस 6.20 हमको क्या मिल जाएगा? जो मिलेगा उसको हम लोग 100 से लेस कर देंगे तो हमको ऑक्सीजन का अमाउंट मिल जाएगा. तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो निकल रहा है दैट इज द 69.60. गॉट इट? कि ऑक्सीजन कहां से आया? इन तीनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दिया तो हमको ऑक्सीजन मिल गया. ये क्वेश्चन में दे रखा है. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? और क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मींस आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है एज यूजुअल. एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट. आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है मॉलिक्यूलर मास mm इज गिवन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट. दैट इज क्रिस्टलाइन सॉल्ट. और ये मोलर मास आपको दे रखा है इट्स 322. ऑलराइट, नाउ वन कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जब ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेट फॉर्मूला है, तो जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्टेड है. दैट मीन्स अगर फॉर्मूला हाइड्रेटेड है, नॉट एनहाइड्रस और नॉट क्रिस्टलाइन, तो इन दैट केस ऑल द एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप है यहाँ पे जितना भी एटम्स निकलेगा वो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा. ऑलराइट, नाउ अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं. तो अगेन वी विल अप्लाई सेम कंडीशन. हमारे पास टेबुलेशन मेथड है सॉल्व करने के लिए. तो Na हमको दे रखा है, Na इज गिवन एंड सल्फर इज गिवन और हाइड्रोजन इज गिवन एंड ऑक्सीजन इज गिवन. तो Na कितना दे रखा है? ऑल द डेटा इज गिवन हियर. तो हम टेबल बना लिया. पहला हमारा हो गया एलिमेंट. दीज आर द एलिमेंट्स. सेकेंड हमारा क्या था? दैट इज द एटॉमिक मास. सभी का एटॉमिक मास हमको मालूम है. Na का क्या है? 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 1 एंड ऑक्सीजन का 16. ऑलराइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द परसेंटेज. तो पहले आप परसेंटेज लिख लीजिए. दैट इज गिवन द क्वेश्चन. परसेंटेज इज गिवन एज in first case it is given 14.28, then 9.92, then 6.20, and then 69.60. In next column we are writing the atomic mass. atomic mass Na का कितना है? 23, सल्फर का 32 और हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16. ऑलराइट, ये हो गया एटॉमिक मास. In next column we will find the moles. तो मोल्स कैसे निकाल देते हैं? एटॉमिक गिवन मास अपॉन
एटॉमिक मास। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया 14.28 डिवाइड बाय 23, इन सेकंड केस 9.92 डिवाइड बाय 32, इन थर्ड केस 6.20 डिवाइड बाय 1 एंड लास्ट केस 69.60 डिवाइड बाय 16। ये आपने मोल्स निकाल लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में आपको जो मोल्स मिल रहे हैं दैट इज 0.62 0.62। In second case you are getting the number of moles as 0.31. In third case it's a 6.20 because it is divided by 1, and in last case you are getting as 4.35. All right, next कॉलम में वो क्या निकालते थे, that is the relative number of moles, you can say relative number of moles। कैसे निकालते थे, जो लीस्ट वैल्यू आपको मिली है नंबर ऑफ मोल्स का उसको बाकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो आपको ये मिला है 0.62, ये मिला है 0.31, ये 6.20 एंड इट्स 4.35। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा 0.31। दिस इज आवर लीस्ट वैल्यू 0.31। ऑलराइट, तो हमने 0.31 सबको डिवाइड कर देना है। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 0.62 डिवाइड बाय 0.31, सेकंड केस में 0.31 डिवाइड बाय 0.31, थर्ड केस 6.20 डिवाइड बाय 0.31 एंड लास्ट केस 4.35 डिवाइड बाय 0.31। आपने सभी को 0.31 से डिवाइड कर दिया है सारी वैल्यूज को, बिकॉज 0.31 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ इन फर्स्ट केस यू आर गेटिंग 2, in second case you are getting 1, in third case you are getting 20 and in last case you are getting 14। ऑलराइट, ये आपको मिल गए हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए फॉर्मूला कैसे डिजाइन करेंगे, आपको Na कितना मिल रहा है, Na मिल रहा है 2, मींस Na2, S मिल रहा है आपको, S मिल जा रहा है आपको 1, तो S लिखा, हाइड्रोजन मिल रहा है आपको 20, H20, और O दे रखा है आपको 14, O14। बट इन स्टार्टिंग इन द क्वेश्चन आई टोल्ड यू, it is mentioned in the question all the H and O molecules are present in the form of water in the hydrated state। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसे सिंप्लीफाई नहीं होता। Na2 है, सल्फर के पास कुछ नहीं है, H20 है और O14, दैट मींस ये सिंप्लीफाई नहीं सकता है। तो ये क्या, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, हम लोग निकाले हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो दैट मींस इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसके लिए n निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या है, n इज इक्वल्स टू, यू नो द फॉर्मूला, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज गिवन द क्वेश्चन समवेयर, यस इट्स 322। तो 322 आपने लिख दिया, 322। तो आपको निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, दैट मींस मास ऑफ दिस फॉर्मूला। तो Na क्या है, Na आपके पास है 23, 2 एटम्स है, तो इंटू 2, सल्फर कितना है 32, 1 एटम, प्लस हाइड्रोजन कितना 1 इंटू 20 एटम्स, प्लस ऑक्सीजन क्या है 16 इंटू 14 एटम्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 322, यू विल गेट द 322। दैट मींस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी क्या है 322 आ रहा है। तो आपने 322 से डिवाइड कर दिया इसको 322 and you are getting the value of n as 1। so that means in this case molecular formula is equals to n की वैल्यू क्या है 1, और empirical formula हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो n की वैल्यू जो 1 है, that means in this case molecular formula will be as same as empirical formula। alright, दोनों इक्वल होंगे, जो empirical formula है वही molecular formula है। now the question is व्हाट विल द फाइनल आंसर। तो आपको खाली कुछ नहीं करना है, इन जो H एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स हैं
उसको आपको वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास 20 एटम्स है हाइड्रोजन का और 40 एटम्स है ऑक्सीजन का। एंड यू नो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंप्राइज ऑफ what? Comprised of 2 atoms of hydrogen and 1 oxygen। मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन ऑक्यूपाई होते हैं और 1 ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 14 है और हाइड्रोजन 20 है। तो दैट मीन्स कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे कितने? दैट इज 10 भी अगर आप बनाएंगे तो हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 बच जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 10 तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इट बिकम H20 एंड O10। और हमारे पास O कितना है? हमारे पास O 14 है। मीन्स एक 4 O बच जा रहे हैं, 4 O विल बी लेफ्ट। तो व्हाट इज फॉर्मूला बिकम Na2S। O कितना बच रहा है? 4 और डॉट 10H2O मीन्स 10 मॉलिक्यूल जो यहाँ पे होंगे दैट विल बी एज अ वाटर ऑफ crystallization। Got it? So in this way we can apply the formula of empirical formula and molecular formula, and this is the way to solve the question. So in this way you can solve any question of the empirical formula and molecular formula. All right, so this is all about this lecture of empirical formula and molecular formula. In next lecture we will discuss about the method of expression of different method for the expression of concentration in 6th lecture of some basic concept of chemistry. Or in case of any doubt you can text me at my YouTube channel, or you can also ask your question on my personal number by giving me WhatsApp 9026417035. At this number you can ask any query regarding with the content. Okay, thank you.